आज के इंडियन एक्सप्रेस में मेरा एक आर्टिकल छपा है जिसका टाइटल है पाकिस्तान रिवाइवल शुड वरी इंडिया। तो इस आर्टिकल में कुछ ऐसे थीम्स मैंने डिस्कस किए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इंडिया की डिप्लोमेसी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है, जिसके वजह से पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में बढ़ते जा रही है, ख़ासतौर से गल्फ़ में और अमेरिका के साथ। और इसका इंडिया के ऊपर भी जियोपॉलिटिकल असर हो सकता है, रीजनली भी और ग्लोबली भी। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो ये पूरा आर्टिकल के बारे में नहीं है, यानी मैं आर्टिकल को हिंदी में तर्जमा करके नहीं पढ़ रहा हूँ। उस आर्टिकल जो इंग्लिश में लिखा गया है उसमें जो मेन थीम्स है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक आर्टिकल के बारे में जो मैंने आज ही पब्लिश किया है इंडियन एक्सप्रेस के आइडियाज पेजेस पर, और उसके बारे में बात करूंगा। एक बेसिकली उसकी समरी, खुलासा आपके सामने पेश करूंगा। उस आर्टिकल का टाइटल है पाकिस्तान रिवाइवल इज वरी फॉर इंडिया। ये कहकर के पाकिस्तान की जो आजकल डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अहमियत बढ़ रही है, क्या वो भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होगी? इज इट अ प्रॉब्लम और नॉट? उसके बारे में मैं आपसे उसके बारे में मैंने लिखा है और अब मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। आर्टिकल इंग्लिश में है, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। और वैसे भी मैं उसको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँ। तो पहले तो इस आर्टिकल का जो पॉइंट ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उससे पहले पाकिस्तान की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी इंटरनेशनल रिलेशंस में। वो एक मार्जिनलाइज स्टेट था। उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ कुछ ख़ास नहीं थे। उसके ताल्लुकात गल्फ़ के साथ भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। इनफैक्ट एक कह सकते थे कि भारत के ताल्लुकात जो इस्लामिक कंट्रीज है गल्फ़ के, उनसे पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो चुके थे। इन्वेस्टमेंट को तौर पर, बिजनेस पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, आईमैक जैसे प्रोजेक्ट्स, इन सब को लेकर इट वाज वेरी क्लियर कि दुनिया में हर जगह इंडिया हैड बिकम फार फार मोर इम्पोर्टेंट देन पाकिस्तान। और पाकिस्तान खुद अपने ही हिस्से में, अपने ही रिलीजियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो एक कोने में हो गया था। इट वाज मार्जिनलाइज्ड। ना तो ग्लोबल पावर्स उसकी तरफ देख रहे थे सिवाय चाइना के, ना रीजनल पावर्स के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लॉटरी लग गई है और उसमें काफ़ी तब्दीलियां आई हैं उसके रिलेशन में। तो पहले तो ये मैं बता दूं, जो पाकिस्तान के साथ 4 दिन की या 100 घंटों की जो जंग शुरू हुई, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए थे, एक नेपालीज, 25 इंडियंस जिनकी सिटीजनशिप तो छोड़ दें आप, उनका रिलीजन पूछ के उनको मारा गया था। तो उसको इंडिया ने डिसाइड किया, अनाउंस किया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे और वो पाकिस्तान को पनिश करेंगे बाय लॉन्चिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया उसके साथ आप कह सकते हैं वो तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का उसका मिलिट्री जवाब दिया। तो इट वाज नॉट ओनली मिलिट्री वॉर कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक वॉर ऑफ वर्ड्स भी शुरू हो गई, यानी बैटल ऑफ नैरेटिव्स। नैरेटिव्स की भी जंग शुरू हो गई और डिप्लोमेसी की भी जंग शुरू हो गई टू विन द पोस्ट ऑपरेशन सिनेरियो। जो जंग के बाद जो माहौल है उसको जीतने के लिए भी एक डिप्लोमेटिक जंग शुरू हो गई। तो जंग के दौरान ही जो जो आप कह सकते हैं कि जो नैरेटिव्स शुरू हो गए थे, वो नैरेटिव्स बेसिकली ये थी कि इंडिया दुनिया को कन्विंस करना चाह रहा था कि पाकिस्तान, पहलगाम में जो आतंकवाद हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, दहशतगर्दी के पीछे हाथ है। और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जंग नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की फौज के ऊपर जंग नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक पर जंग नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है उन पे हमला कर रहा है। और इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि लोग, दुनिया इंडिया का साथ देगी और इंडिया को सपोर्ट करेगी इन इट्स क्लेम। लेकिन
आपको याद होगा कि बहुत मतलब कोई ऐसा मुल्क आकर इंडिया की तरफ से उसका साइड नहीं लिया। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु तुर्की, अजरबैजान और चाइना तो खुल के पाकिस्तान के साथ वो मिलिटरीली हिस्सा ले रहे थे। चाइना के हथियार आ रहे थे, चाइना के हवाई जहाज, तुर्की के पास से जहाज़ों भर के आए हथियार, अजरबैजान के पास से भी सपोर्ट मिली पाकिस्तान को। लेकिन जहाँ तक के डिप्लोमेटिक नैरेटिव्स की बात है, इंडिया का नैरेटिव जीता नहीं। मुल्क सारे मुल्कों ने बेसिकली पाकिस्तान को कंडेम करने के बजाय और पाकिस्तान से ये कहने कि भाई आप इस तरह के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट ना करें, ये सब करने के बजाय मुल्क, मोस्ट ऑफ द मुल्क, सारे के सारे मिडिल ईस्ट में, ईरान से भी डेलीगेट्स आए, फॉरेन मिनिस्टर आए, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए, अमेरिका के तरफ से जो बयान आ रहे, वो सारे के सारे बयान डी एस्केलेशन की बात। मतलब उन्होंने एक इजहार किया कंसर्न कि जंग हो रही है एंड दे वांटेड डी एस्केलेशन। तो वहीं से इट बिकेम वेरी क्लियर कि इंडिया का नैरेटिव वाज नॉट कैचिंग ऑन। फिर उसके बाद से जो रफाले गिरने की जो ग्लोबल मीडिया में चर्चा होने लगी कि एक गिरा या तीन गिरा रफाले, और तो पहले 2-4 दिन तो जंग खत्म हुए तक तो बस यही चल रहा था इंटरनेशनल मीडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड कि पाकिस्तान ने भारत के 3, फिर बाद में 6, फिर इसके बाद 7, अब तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उस एक्सचेंज में 7 जेट्स गिराए गए। ही इज नॉट सेइंग किसके, बट ही सेइंग 7। पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा था पहले 3, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7। तो ये नैरेटिव्स मतलब बिकेम द डोमिनेंट नैरेटिव। अगर आप उन दिनों के मई 7, 8, 9, 10 से लेके अगर पूरा मई के महीने में अगर आप डिस्कशंस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाके पढ़ेंगे ग्लोबल मीडिया में, इंडिया में जो कहते हैं गोदी मीडिया, जो जिसका सिर्फ एक ही मकसद है नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, उनके अलावा अगर आप दूसरी मीडिया देखें सारी दुनिया में, इंडिया में भी तो सवाल यही उठ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या, इंडिया के कितने जेट्स गिराए गए। इंडिया ने तो कई चीजें कहने की कोशिश की कि हमने, पहले तो ये कह रहे थे कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, कि हमने कई पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए वगैरह। तो वो तो साफ जाहिर हो गया कि कराची कैप्चर हुआ ना कुछ। तो वो जो शुरू के जो नैरेटिव्स थे वहां पे इंडिया की जो जो पॉइंट ऑफ व्यू था दैट डिड नॉट कैच ऑन। फिर उसके बाद जो इंडिया ने डिप्लोमेसी की है, इंडिया ने एक ऑल पार्टी एक ऑल पार्टी डिप्लोमेटिक मिशंस पैदा किए और कई मुल्कों को, 36 मुल्कों को डिप्लोमेट्स को भेजा, ये बात साबित करने के लिए कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पहलगाम के टेररिस्ट अटैक की वजह से उस पर वो जवाब दिया। लेकिन इट डजंट लुक एज इफ के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस नैरेटिव को हजम कर लिया। उसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया ने जहां जहां पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में कार्रवाई की, फॉर एग्जांपल मई की 9 तारीख को आईएमएफ में वोट हुआ, इंडिया ने वहां पे आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को ब्लॉक करने की कोशिश की, वहां फेल हो गया। फिर इंडिया ने वर्ल्ड एफएटीएफ पे कोशिश की कि इंडिया पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, वहां तो जापान भी इंडिया के खिलाफ वोट डाला। जापान जो इंडिया के साथ क्वाड में है, इतना पुराना दोस्त है, एशिया के ये 2 बड़े इकोनॉमीज, एशिया की 2 बड़े डेमोक्रेसीज हैं ये, वहां पे चाइना और तुर्की तो खिलाफ थे ही इंडिया के, बट जापान भी डिड नॉट बाय इंडिया डिप्लोमेटिक नैरेटिव। तो ये जो डिप्लोमेसी जो इंडिया ने की है, इट डिड नॉट रिजल्ट। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान को काफ़ी फायदा हुआ। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, आईएमएफ ने लोन दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया, एफएटीएफ की वो ग्रे लिस्ट में नहीं आया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कोई कमेटी में भी वो इलेक्ट हो गया, उसी दिनों की बात है, मई की बात है। तो इट वाज विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री मिल रही थी पाकिस्तान को इन इंटरनेशनल फोरम्स। फिर उससे हटकर जो गल्फ से जो रिस्पॉन्स आया है उसके बाद, हालांकि इंडिया ने इतनी इम्पोर्टेंट डेलीगेशन भेजी वहाँ पर, हैदराबाद के पार्लियामेंट के मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़े भयंकर और शानदार तकरीरें की गल्फ में, उसके बावजूद आप देखेंगे कि गल्फ में पाकिस्तान का स्टैचर बहुत बढ़ गया। पिछले
19-20 साल में कुवैत ने तो बैन किया हुआ था पाकिस्तानियों को वीज़ा, उन्होंने वो खोल दिया है। कतर के जो यूएई के जो लिमिटेशंस थे पाकिस्तान पर वीज़ा के, वो ख़त्म हो गए। एड आना शुरू हो गई कतर के पास से, सऊदी अरेबिया के पास से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से। मैं लोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एड की बात कर रहा हूँ, वो शुरू हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है पाकिस्तान के लिए, गल्फ में सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट उन्होंने साइन किया है। डिफेंस अग्रीमेंट के सऊदी अरेबिया पे अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करेगा। तो आइंदा जब अगर खुदा न खास्ता इंडिया और एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करता है पाकिस्तान में, तो चाइना, टर्की, अजरबैजान के अलावा सऊदी अरेबिया भी शायद पाकिस्तान के साथ खड़े रहेगा। दैट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जब ये सिक्योरिटी रिलेशंस बढ़ेगी, ये मुल्क पैसे भी देंगे पाकिस्तान को ताकि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाए, ताकि उनको डिफेंड कर सके फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गर पोजीशन। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हुई है कि पाकिस्तान इज नाउ सिटिंग एट द बिग बॉयज टेबल, खासतौर से अमेरिका की वजह से। जो उन्होंने चाल चली कि ट्रंप की जो पोजीशन है कि उन्होंने सीज फायर करवाया, अब तो वो कह रहे हैं कि ट्रेड टैरिफ वो 250% की धमकी दी थी इंडिया और पाकिस्तान को, तो ये जंग रुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। इंडिया हैज नॉट डन दैट। इंडिया कहता है कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था सीज फायर में, कि अमेरिका के फोन कॉल की वजह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया, पाकिस्तान से फोन कॉल आने की वजह से इंडिया। तो ये जो टेंशन हो गया है, इसके वजह से इंडिया और यूएस के बीच में पाकिस्तान को उसका बहुत फायदा हुआ है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को 2 बार व्हाइट हाउस में बुलाया। उनकी हर वक्त जब भी मौका मिला उनकी तारीफें करते हैं, उनको अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, ब्रेव कहते हैं, ग्रेट लीडर्स कहते हैं पाकिस्तान के लीडर्स को। तो अमेरिका के काफ़ी करीब आ चुका है पाकिस्तान, और इसका बेनिफिट आप देख सकते हैं। ऑलरेडी $500 मिलियन उनके रेयर अर्थ मिनरल्स की रिजर्व की तलाश में अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है। उनको एयर टू एयर नए मिसाइल्स F-16 के लिए वो भी अप्रूव हो गए हैं अमेरिका से। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट जगहों पे बुलाया जा रहा है। यूएन की जो जनरल असेंबली की जो मीटिंग के दौरान ऑन द साइड लाइन्स जो गाजा का प्लान हुआ, जहां अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर जो गाजा का प्लान का पहला ड्राफ्ट डेवलप किया, उसमें शहबाज शरीफ को बुलाया गया एंड ही वाज पार्ट ऑफ दैट। फिर उसके दूसरे दिन व्हाइट हाउस दोनों शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को, फिर अर्दोगान की मीटिंग के बाद उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद शार्म अल शेख में जब मिडल ईस्ट को सीज फायर यानी गाजा की सीज फायर को लेकर जब अग्रीमेंट हुआ था, वहाँ पे यूरोपियन मुल्कों के साथ जो मिडल ईस्ट के मुल्क आए थे, वहाँ पे पाकिस्तान को भी बुलाया गया। तो एक तरह से पाकिस्तान हैज नाउ गॉट अ सीट एट द बिग बॉयज टेबल कह सकते हैं। और उस तरह देखें आप, पीछे एक हफ्ते से नरेंद्र मोदी तो अवॉइड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, कि डोनाल्ड ट्रंप जो क्रेडिट ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के वजह से पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, और ऑपरेशन सिंदूर के वजह से ही मोदी अब कोई मेजर इंटरनेशनल फोरम में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल छुप छुपा के यूएन जनरल असेंबली जा रहे थे। आप उस दिन के अखबारात निकाल के देखें, उससे 1-2 हफ्ते पहले इंडिया में तो बहुत चर्चा हो रही थी कि मोदी मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फिर उन्होंने अपना मैजिक करेंगे, मोदी मैजिक, जिसके वजह से वहाँ पर जो है सो बायलैटरल मीटिंग के बाद वो ट्रेड एग्रीमेंट का कुछ डेवलपमेंट होगा। फिर G7 पे भी आपको याद है, उसके बाद भी बुलाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को, मोदी जाने से इनकार कर दिया। फिर शार्म अल शेख की जो मीटिंग थी उसमें भी बुलाए गए, मोदी जी नहीं गए। फिर अभी यहाँ कोलालमपुर में जो समिट हो रही थी, वहाँ पे उम्मीद थी कि वहाँ पे मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की, और फिर अनाउंस होगा कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डर रहे हैं कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैमरा के सामने एक ही कमरे में होंगे तो ट्रंप कह देंगे कि मैंने तुम्हारी जंग रोकी है, और शायद मोदी उनके सामने उनको झुठला नहीं सकेंगे। सो सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जो इंडिया का जो ओरिजिनल नैरेटिव था ऑपरेशन सिंदूर, उसके वजह से हम मोदी चुपते फिर रहे हैं लग रहा है। एंड उसी वजह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफें कर रहे हैं कि दीज आर ग्रेट लीडर्स, ब्रेव लीडर्स, इस तरह से। तो एक तरह से ग्लोबल लेवल पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और इंडिया इज नाउ चूजिंग टू स्टे आउट ऑफ द लाइमलाइट। दूसरी चीज यह है कि जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स है उस पर भी काफी असर हुआ, और वो जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स ये है साउथ एशिया की हद तक अगर आप देखें, तो फिल वक्त आप जो देखें जो 8 मुल्क है साउथ एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, और फिर जो छोटे मुल्क है श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान। तो इसमें जो अलाइनमेंट हुई है, इंडिया और अफगानिस्तान अब अलाइन हो गए। बाद लोग अब मजाक से कह रहे हैं रेडिकल हिंदुइज्म ऑफ बीजेपी एंड रेडिकल हिंदू इस्लाम ऑफ तालिबान। तो रेडिकल इस्लाम और रेडिकल हिंदुइज्म का अब पार्टनरशिप बन रही है इन द साउथ एशिया। और साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, विच इज ए बिगर एंड मोर स्ट्रोंगर इकोनॉमिकली भी देख लें, और अगर आप मिलिटरीली भी देख लें तो इट इज़ ए मच स्ट्रोंगर अलायंस साउथ एशिया में। तो ये जो इम्पोर्टेंस बढ़ गई है पाकिस्तान की, ये इंडीड इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन गई है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी। तो अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा हूँ इज नॉट, ये सारी की चीज़ें आर्टिकल में तो नहीं है, बट दीज आर द इश्यूज जिस पे आई हैव टच्ड अपॉन। वो आर्टिकल पढ़ें, वो थोड़ा ससिंक्ट है, यानी थोड़ा सा सीमित है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1100 लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बट दीज आर द इश्यूज दैट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाई हैं। सो आई होप कि आपको ये सोचने पे मजबूर करे, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे और जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में जो तब्दीलियां आ रही हैं उस पर गौर व फिक्र करने की आपको मौका दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कन्वर्सेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।